राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है दीवार। सुबह की पहली रोशनी में भी महक थी, मिट्टी, नमक, चाय और ओस की हल्की सी बूंदें। और एक घर की दीवारों पर टिके पुराने अनगिनत किस्से। उस घर में रहने वाले थे सावित्री माँ, उसके पति किशन चंद, बेटा विजय, बहू राधा और छोटी ननद सीमा। यह कहानी उस घर की है जहाँ प्यार, ईर्ष्या, जुबान और खामोशी सब अपनी अपनी कश्ती तैराते रहे। विजय हमेशा से ही घर का सहारा रहा। पिता के निधन के बाद उसने खेत संभाले, रिश्तेदारों के कर्ज चुकाए और माँ का हाथ थामे रखा। राधा जो कि उसकी पत्नी थी, सरल, समझदार और मेहनती थी। पर घर में रहने वाली सीमा जो शादी से पहले ही उनके साथ रह गई थी, उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। सीमा को शहर के चमक धमक, नए कपड़े और नई नई बातें भाती थी। उसके मन में एक ख्वाहिश थी, वो चाहती थी कि उसका जीवन भी किसी फिल्म की तरह ही हो, जहाँ सब कुछ जल्दी, शानदार और रोशन हो, जहाँ चकाचौंध हो। सावित्री माँ उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ यादें पुराना कपड़ा तो हो जाती हैं, हमेशा घर के खातिर सोचती हैं, लेकिन उसका डर यह था कि बेटा और बहू कहीं रूठ न जाएं, कहीं हमसे अलग ना हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटे छोटे सवाल और नोक झोंक घर की दीवारों पर दरार बनती चली गई। एक दिन सीमा ने बताया कि उसने शहर में एक दोस्त से नौकरी की सलाह ली है, एक छोटी सी दुकान के लिए। विजय ने हंसकर कहा, तू अपने बाप का घर छोड़कर क्या करेगी? पर सीमा की आंखों में चमक थी। राधा ने गले से लगाया, जाओ सीखो, पर घर का ध्यान जरूर रखना। सीमा की रवायतों में यह बात कम थी। उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। उसे तो केवल अपनी पहचान चाहिए थी, उसे अपना नाम चाहिए था। वही दूसरी ओर गांव में एक अजनबी रमेश आया। वो बड़ा दोस्ताना निकला। वह रोजाना घर के कामों में हाथ बटाने लगा, खेती में, मरम्मत में, यहाँ तक कि सावित्री के साथ चाय पर चर्चा भी करने लगा। रमेश की बातें सीमा को बहुत भाती थी। वह अंदर ही अंदर रमेश को पसंद करने लगी थी। उसने सीमा के अंदर के इस हिस्से को पहचान लिया जो बाहर चमकना चाहता था। धीरे धीरे सीमा और रमेश की बातें गहराती गई। किताबें, ख्वाब, बड़े शहरों की बातें। विजय को यह सब अजीब लग रहा था, पर उसने आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, मुझे क्या। लेकिन शहर की बजाय गांव में अफवाहें बहुत ही आसानी से फैल जाती हैं, क्योंकि गांव छोटा होता है और सब एक दूसरे के घर की खबर रखते हैं। और विजय को किसी भी तरह का विवाद पसंद नहीं था। समय के साथ घर की छोटी छोटी चीज़ें मुद्दे बनती चली गई। राधा खाना बनाते समय सीमा की छोटी छोटी आदतों पर खींचने लगी, झिर्राने लगी। सीमा हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, जो राधा को नीला नीला अजीब लगता था। पहले के ज़माने में तो सास ससुर की बात भी मान ली जाती थी, बहू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती थी। पर राधा कहती, माँ, जिंदगी में बदलती है, अब वो समय नहीं रहा, सब बदल गया है। इस बदलाव की खटास सीमित नहीं रही। उसने घर में मुश्किल समय लाया। एक शाम जब बारिश की बूंदें खिड़की पर थिरक रही थी, विजय को पता चला कि गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा और रमेश की नज़दीकियां घर के अंदर असहज माहौल बना रही है, घर का और गांव का माहौल बिगाड़ रही है। विजय के दिल में जैसे मानो आग सी लग गई। उसे अपने घर की इज्जत का डर था। उसने सीमा से बिना गर्माहट के बात की, बिना डरे, बिना गुस्से के बात की। सीमा ने बेखौफी से कहा, भैया, मैं अपने फैसले खुद लूँगी। आप कौन होते हैं मेरे जीवन में दखल देने वाले? रमेश सिर्फ दोस्त है मेरा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर विजय का गुस्सा नहीं बुझा। उसके मन में एक झलक थी, क्या उसकी बहन पर भरोसा किया जाए, या उसका भरोसा अब टूट सकता है। कुछ दिनों बाद दुकान के काम से आ रही सीमा की एक बात ने आग में घी डाल दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने बाजार में कहा, देखो, सीमा रोज़ सुंदर कपड़े पहन कर जाती है, ऐसी बातें घर गांव को ठेस पहुंचाती है, हमारे गांव का माहौल खराब करेगी ये बातें। यह बात राधा तक पहुंची और राधा ने आग उंगली और गुस्से में कहा। राधा ने सीमा को जोर से डांटा, इज्जत नाम की कोई भी चीज़ है या नहीं है तुम्हारी नज़रों में?
सीमा ने आंसू मिटाते हुए कहा, भाभी, मैं भी तुम जैसी ही इज्जत चाहती हूँ, पर तुम्हें तो केवल बहाने चाहिए कहने के लिए। तुम्हारी इज्जत इज्जत और मेरे सपनों का क्या? पर राधा चुप रही। इतना सुनने के बाद भी, क्योंकि बहू होने का भी एक दबाव था उसके ऊपर, सावित्री ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर घर में दरारें गहरी होती गई। एक रात सीमा घर नहीं आई। विजय की चिंता बढ़ती गई, पर उसने सीमा की नादानी समझकर टाल दिया। पर अगले दिन जब सीमा आई तो उसके हाथों में एक थैली थी, नए कपड़े, एक छोटी सी चाबी की लॉकेट और उसके चेहरे पर किसी खुशी के संकेत। पर विजय की आंखों में शक और गुस्सा था। यह सब किसका है? उसने पूछा। सीमा ने सच बताने की बजाय आंसू गिरा दिए। भैया, मैंने लिए हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने खरीदा है इनको, मैंने मेहनत करके जो कमाया उससे खरीदा है इन सबको। गांव में अफवाहें और बढ़ती गई। रमेश और सीमा की दोस्ती को अब गलत ढंग से देखा जाने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग घर आए और ऊपर से नीचे तक घर की जांच पर उतर गए। विजय ने अपने आप को बचाने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया और गांव के लोगों ने कहा, यदि तुम्हें इस घर की इज्जत चाहिए तो या तो सीमा को ससुराल भेज दो या किसी सही काम पर लगाओ। सीमा चुप रही। उसके पास कोई दलील नहीं थी पेश करने के लिए। राधा ने विजय का साथ दिया, पर सावित्री जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने देखा कि उसका घर अब टूट रहा है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इसे जोड़े, कैसे अपने घर की इज्जत को बचाए और कैसे मेरे घर के सदस्यों के मन के अंदर जो दरारें पड़ गई हैं उनको ख़त्म करे। समय ने एक नया मोड़ लिया और सीमा ने रोज़मर्रा के कामों में और ज़्यादा रुचि ली। खेत में, घर में बच्चों की तरह मेहनत करती। उसने मेहनत से पैसे जमा किए और उन पैसों से गांव में एक छोटी सी सिलाई की मशीन खरीदी। उसने गांव की महिलाओं के लिए कक्षाएं रखनी शुरू की। वस्त्र कैसे बनाए जाएं, कैसे सिले जाएं। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत की कद्र करने लगे। राधा ने भी देखा कि सीमा अपने जीवन के साथ ईमानदार है। रमेश ने कभी भी सीमा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वो केवल एक मार्गदर्शक और दोस्त निकला। विजय ने भी यह सच देखा, पर उसके ईगो और इज्जत का सवाल उसे अभी भी परेशान करता था। एक दिन गांव में अचानक ही बहुत बड़ी मुसीबत आई। गांव के बहाव वाला छोटा पुल जो था वो टूट गया। गांव के लोग परेशान थे कि कैसे अब बाजार जाएं, कैसे बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सीमा ने पहल की। उसने और रमेश ने गांव के लोगों से मिलकर पुल की मरम्मत के लिए काम शुरू किया। विजय ने भी हाथ बटाया और गांव के सब लोगों ने देखा कि सीमा की अगुवाई में गांव अब एकजुट होता जा रहा है। सावित्री की आंखों में हिम्मत की चमक लौट आई। उसने अपनी बेटी राधा को समझाया, बेटी, इज्जत घर की नहीं कर्म की होती है। जब काम साफ होता है तो घर की इज्जत अपने आप बनती है। और पुल बना और साथ में ही गांव की सोच भी कुछ बदल ही गई। राधा ने सीमा से मुंह मिलाकर कहा, माफ़ कर दे, इतनी नाराज़गी के लिए मैं तुम्हें गलत समझती रही। मैं सोच नहीं पाई कि तुम्हारे मन के अंदर कुछ गलत नहीं है। सीमा ने भी नम्रता से कहा, भाभी, जिंदगी छोटी है, हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए, घर और गांव के लिए कुछ अच्छा करना, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना। विजय ने भी अपनी गलती मानी और उसने सीमा के कदमों को संभाला और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा मेरी बहन, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सावित्री की आंखों में अब आंसू थे, पर वे आंसू गुस्से के नहीं, राहत के थे। समय के साथ अब घर की दीवारें फिर से जुड़ने लगी। सीमा की दुकान गांव की औरतों के लिए आशा बन गई और राधा ने भी वहां पर सिलाई करके अपनी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ाई। विजय ने खेत में नवाचार किए और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। घर में शाम की चाय अब फिर से मीठी थी, पर इस मिठास में अनुभव भी खुला हुआ था। कई सालों बाद जब सावित्री को बेटा, पोता और बहू बेटी सब अपने अपने मार्ग पर थे, तब वह बैठकर अपनी पुरानी पुस्तकों को खोलती और कहानियाँ सुनाती। वह कहानियाँ जो किसी जमाने की थी, प्यार, ईर्ष्या, समझौता और क्षमा की थी। एक बार किसी ने पूछा, माँ, घर की दीवारों पर सबसे प्यारी बात कौन सी होती है? तो सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा,
वो दरारें ही हैं बेटा, जिनमें हमने रंग भरे हैं। दरारें याद दिलाती हैं कि हमने लड़ाई भी देखी और फिर साथ हो, एक साथ हमने जीना भी सीखा। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, गलतफहमियाँ होती हैं, पर अगर दिल में समझ और हिम्मत हो तो हर दरार को भरकर नया रंग दिया जा सकता है। सीमा की जैसी हिम्मत, राधा की जैसी समझदारी और विजय की जैसी जिम्मेदारी और सावित्री जी जैसी ममता, सब मिलकर एक घर बनाते हैं जिसे समय भी सलाम करता है, जिसे समय की कठिनाइयाँ भी डिगा ना सकी, तोड़ ना सकी। अंत में घर की दीवारें अब भी वही हैं, पर उन पर नई कहानियाँ लिखी गई हैं। और हर शाम जब सूरज ढलता है, गांव की गलियों में वही पुरानी चाय की खुशबू और नया हंसता हुआ कल बहता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।